गुड आफ्टरनून, हैप्पी न्यू ईयर साथ में। और हम लोग आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो है हमारा 3D करके। तो 3D में हम लोग 11th में डिस्टेंस फार्मूला के बारे में सीखे थे और उसी के साथ साथ सेक्शन फार्मूला भी सीखे थे। तो एक फिर से रिवाइज कर लेंगे कि अगर दो पॉइंट के बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, इसमें से एक पॉइंट है x1, y1, z1 एंड दूसरा जो पॉइंट है x2, y2, z2। तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 के होल स्क्वायर के बराबर। तो अगर दो पॉइंट दिया होगा उनके बीच का डिस्टेंस निकालना होगा तो हम इस फॉर्मूले का यूज करके हम निकाल लेंगे। तो सेम जैसे हम 2D में करते थे तो हमारे पास वहाँ पे x एंड y केवल एक्सिस रहते थे, x एंड y कोऑर्डिनेट ही होता था, तो हम x और y तक ही रखते थे। अब यहाँ पे एक टर्म यही एक्स्ट्रा ऐड हो चुका है, तो कह पाएंगे कि जो सिमिलरिटी है थोड़ा डिस्टेंस फार्मूला 3D और 2D का लगभग सेम जैसा है, और थोड़ा सा जो z आ गया है एक यहाँ पे, वही z एक्सिस के थोड़ा बढ़ने के कारण, तो याद कर पाएंगे आसानी से फार्मूला। दूसरा हमारा सेक्शन फार्मूला, वो भी हमारा 2D से काफ़ी मैच करता हुआ है, तो उसको भी आसानी से याद कर सकते हैं। तो कहा जाए कि अगर दो पॉइंट है उनको ज्वाइन करने पे जो लाइन सेगमेंट बन रहा है उसको डिवाइड करने वाला एक पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा अगर वो पॉइंट लाइन को m:n रेशियो में डिवाइड करे। तो एक लाइन सेगमेंट मान लो सपोज करो A है, यहाँ पे दूसरा पॉइंट B है, तो A के कोऑर्डिनेट x1, y1, z1 और B के कोऑर्डिनेट x2, y2, z2 अगर है, तो एक पॉइंट C यहाँ अगर AB को m:n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब होगा कि AC डिवाइडेड बाई BC, ये होगा m/n के। ये हमारा इंटरनल डिवीजन का केस है। सेम एक्सटर्नल डिवीजन के केस में अगर कहा जाए कि एक पॉइंट हमारा बाहर से यहाँ पे C डैश है, एक पॉइंट C डैश है, या कहा जाए D एक पॉइंट है और डिवाइड कर रहा AB को सेम m:n रेशियो में, तो कह पाएंगे AD डिवाइडेड बाई BD, ये हमारा फिर से m/n के बराबर होगा। तो यहाँ पे एक कब होगा जब कहा जाएगा D डिवाइड AB एक्सटर्नली इन रेशियो m:n। और यहाँ ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे कह पाएंगे कि हमारा पॉइंट C है, C डिवाइड्स AB इंटरनली, यहाँ पे इंटरनली है, इन रेशियो m:n। तो सेम कि अगर C AB को m:n रेशियो में इंटरनली डिवाइड करेगा तो जो C का कोऑर्डिनेट बनेगा हमारा यहाँ पे A बनेगा। इसी तरह एक पॉइंट D अगर AB को एक्सटर्नली डिवाइड करे, इसका मतलब ये होगा कि AD और BD का जो रेशियो होगा लेंथ का वो m/n के बराबर होगा। तो इस केस में कह पाएंगे D हमारा AB को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो पॉइंट D जो हमारा होगा इसके बराबर होगा। तो हमारा सेक्शन फार्मूला था, 11th का ही कॉन्सेप्ट है, तो इसको बहुत अच्छे से मतलब आना चाहिए, क्योंकि
इन सब चीज़ों का यूज सेक्शन फार्मूला और डिस्टेंस फार्मूला का बार बार होगा। तो यहाँ अब स्टार्ट करेंगे जो हमें अभी 12th में मेन पढ़ना है। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले एक लाइन का डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है इसके बारे में डिस्कशन होगा। तो जब भी एक लाइन 3D में या स्पेस में होगा तो हमेशा अगर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से हम एक एंगल देखेंगे कि वो लाइन उस तीनों एक्सिस से क्या एंगल बना रहा है, तो कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा। तो उस एंगल के आधार पर हम डिफाइन करेंगे डायरेक्शन कोसाइन को उस लाइन के। तो कहा जाए एक लाइन अगर एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस से बीटा एंगल बना रहा है और जेड एक्सिस से गामा एंगल बना रहा है। एक लाइन अगर कोई स्पेस में है तो हम एक्स के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसी तरह वाई के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसी तरह जेड एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। देखेंगे एक्स के साथ, वाई के साथ और जेड के साथ ये वाला लाइन कुछ एंगल बना रहा होगा। तो वही है अगर लाइन का एक्स के साथ अल्फा एंगल है, वाई के साथ बीटा है और जेड के साथ गामा है, तो कह पाएंगे कि जो कॉस ऑफ अल्फा, कॉस ऑफ बीटा और कॉस ऑफ गामा जो होगा वही डायरेक्शन कोसाइन कहलाएगा। तो यहाँ पे अगर एक लाइन अल्फा, बीटा एंड गामा एंगल बनाता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के साथ रिस्पेक्टिवली, यानी एक्स के साथ अल्फा एंगल बन रहा है लाइन का, वाई के साथ बीटा और जेड के साथ गामा, देन L इज इक्वल टू कॉस अल्फा। जो कॉस अल्फा उसको हम L से डिनोट करेंगे, इसी तरह कॉस बीटा को हम N से डिनोट करेंगे और कॉस गामा को हम N से डिनोट करेंगे। तो L, M, N जो होंगे यही हमारे क्या होंगे, आर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन। तो जिस लाइन की बात कर रहे थे जो एक्स एक्सिस से अल्फा और वाई एक्सिस से बीटा और जेड से हमारा गामा एंगल बना रहा है, तो उसका जो डायरेक्शन कोसाइन होगा L, M, N होगा। L हमारा कॉस अल्फा के बराबर, M हमारा कॉस बीटा के बराबर, N हमारा कॉस गामा के बराबर होगा। और इनमें तीनों में एक रिलेशन होगा, उस रिलेशन को भी हमेशा याद रखेंगे, नोट में लिख ले जाए कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर जो होगा हमेशा 1 के बराबर आएगा। तो तीनों जो हमारे डायरेक्शन कोसाइंस हैं वो रिलेट कर रहे होंगे। यानी हम कह सकते हैं एक लाइन अगर एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से कितना कितना एंगल बना रहा है अगर हमें पता हो, तो इस इक्वेशन में रख के हम तीसरा एंगल गामा भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे वही दो एंगल, एक लाइन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस में से किसी में से दो एंगल से जो एंगल बना रहा होगा अगर हमें पता है तो कह पाएंगे तीसरा भी हमें पता ही है, क्योंकि इस फॉर्मूले का यूज करके हम तीसरा निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन वही एक लाइन तीनों एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है उसका कोसाइन लेने पे जो वैल्यू आएगा उन्हीं को हम उस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन कहेंगे। अब इसको जब भी वेक्टर के टर्म में डिनोट करना होगा तो हम क्या करेंगे, लाइन का कंपोनेंट देखेंगे x के लॉन्ग, y के लॉन्ग और z के लॉन्ग। तो जब उसके लॉन्ग वेक्टर देखेंगे तो जो लाइन हमारा होगा उस लाइन का एक वेक्टर जो फॉर्म होगा या वेक्टर में जो उसका नोटेशन आएगा या वेक्टर में जो उसका रिप्रेजेंटेशन बनेगा वो कह पाएंगे कि तीनों एक्सिस के मतलब एलॉन्ग जिस तरह एंगल को मतलब यहाँ पे वही प्रोजेक्शन बनाएगा उसके आधार पे सेट होगा। तो यहाँ पे आगे हम वही काम करेंगे, इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो डायरेक्ट हम उसका मैग्नीट्यूड का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं।
या इस लाइन को फिर हम वेक्टर में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और किसी तरीके से, ये भी देख पाएंगे। तो कहा जाए कि अगर हमारा एक लाइन है जिसका लेंथ है अगर कहा जाए d के बराबर है और x एक्सिस से अगर अल्फा एंगल बना रहा है, तो जो प्रोजेक्शन होगा x एक्सिस पे, जो प्रोजेक्शन आएगा वो d अल्फा के बराबर होगा। तो x एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन आएगा वो d अल्फा के बराबर आएगा। इसी तरह y एक्सिस पे जो एंगल बन रहा है, सॉरी, जो x एक्सिस पे प्रोजेक्शन आएगा वो होगा d cos अल्फा के बराबर। इसी तरह y पे जब प्रोजेक्शन रखेंगे तो आएगा वो d cos बीटा के बराबर। इसी तरह z पे जब प्रोजेक्शन करेंगे तो d cos गामा के बराबर आएगा। तो क्योंकि प्रोजेक्शन यही होगा, तो अगर कह पाए हमारा इनिशियल पॉइंट ओरिजिन पे है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बन जाएगा d cos अल्फा कॉमा d cos बीटा कॉमा d cos गामा। तो इस पॉइंट का ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा। और इस पॉइंट को अगर हम कहें 0, 0, 0 तब कह पाएंगे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारा ये बनेगा। और हम डिस्टेंस फार्मूला का अगर यूज करें कि जो ये लेंथ है d, ये किसके बराबर होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 पॉइंट है, हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करें अगर, तो इसमें से इसको घटाएंगे और स्क्वायर करेंगे तो आएगा d स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा के। इसको जब करेंगे वही इसमें से घटा के स्क्वायर तो आएगा d cos स्क्वायर बीटा। तो d कॉमन ले लेंगे, d स्क्वायर तो आएगा cos स्क्वायर बीटा प्लस तीसरे के साथ जब हम तीसरा z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा d स्क्वायर फिर हम कॉमन ले लेंगे cos स्क्वायर गामा। और इसकी वैल्यू हम निकालेंगे, d को बाहर करेंगे तो यहाँ से हमारा मिलेगा वही जो हमारा cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा है वो 1 के बराबर होगा। तो यहाँ से जो हमारा रिलेशन मिला है कि l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यहाँ से इसका प्रूव मतलब हो सकता है। तो जो हमारा ये d वेक्टर होगा इसको हम लिख पाएंगे d cos अल्फा i कैप प्लस d cos बीटा j कैप प्लस d cos गामा k कैप। तो एक वेक्टर हमारा इस तरह लिखा होगा। अब इस तरह लिखा जब होगा तो यहाँ पे जो i का कोफिशिएंट है, यहाँ पे जो g का कोफिशिएंट है और यहाँ पे जो k का कोफिशिएंट है, तो इसको हम कह पाएंगे इस वाले जो वेक्टर है, जो लाइन का वेक्टर है या लाइन का डायरेक्शन रेशियो कह पाएंगे, क्योंकि जो डायरेक्शन कोसाइन के रेशियो में होगा। क्योंकि इसको cos अल्फा को d से मल्टीप्लाई किया है, cos बीटा को भी d से किया गया और cos गामा को भी d से किया गया है, तो कह पाएंगे जो हमारा यहाँ पे आ रहा है, अगर पहले को हम कहें a इज इक्वल टू d cos अल्फा, दूसरे को हम कहें b इज इक्वल टू d cos गामा बीटा, और c हमारा अगर है d इज इक्वल टू cos गामा के बराबर, तो देख पाएंगे ए बी सी जो है प्रोपोर्शनल में है। तो प्रोपोर्शनल में है कोसाइन के, डायरेक्शन कोसाइन के, इसलिए हम कहेंगे ए बी सी, इसको हम डायरेक्शन रेशियो कहेंगे। तो इसी तरह रिलेट करते हुए आगे हम डायरेक्शन रेशियो के बारे में पढ़ेंगे कि जो डायरेक्शन रेशियो होते हैं वो डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर एक वेक्टर इस तरह रिप्रेजेंट होगा तो i, j और k के जो कोफिशिएंट होंगे उस लाइन के या उस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज को रिप्रेजेंट करेंगे।
क्योंकि वेक्टर अधिकतर टाइम इसी टर्म में लिखा होगा तो हम उस आई जे और के कोफिशिएंट के आधार पे हम उसके डायरेक्शन रेशियो को निकाल पाएंगे। ओके, आज इतना ही, आगे हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू।